शरद पवार के एक फैसले ने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हलचल मचाकर रख दी है। उनके रिटायरमेंट के ऐलान के बाद से ही एनसीपी और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं अब शरद पवार ने एक बड़ा दांव चलते हुए अपने इस्तीफे पर सोचने के लिए कुछ दिन का वक्त मांगा है, जिससे एक नई चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वालों को बाल ठाकरे का चैप्टर याद आने लगा है। अब उन्होंने शिवसेना के अपना इस्तीफा दिया था। कहा जा रहा है कि शरद पवार को कदम पीछे हटकर कोई बड़ी बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि सियासी शतरंज के बादशाह शरद पवार की अगली चाल क्या हो सकती है। यूं तो सियासी जगत में शरद पवार को लेकर कहा जाता है कि उनकी अगली चाल का पता लगा पाना काफी मुश्किल है। शरद पवार का हर फैसला उनकी सियासी गणित का ही एक हिस्सा होता है। अब पार्टी में मचे घमासान के बीच उनके रिटायरमेंट के ऐलान को भी इसी का एक हिस्सा माना जाता है। एनसीपी में पिछले कुछ हफ्तों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। शरद पवार के भतीजे अजित पवार का बीजेपी की तरफ झुकाव लगातार बढ़ रहा था और वो इसके लिए शरद पवार पर दबाव बना रहे थे, क्योंकि बिना शरद पवार के पार्टी विधायकों को हाईजैक करना अजित पवार के बस की बात नहीं थी। ये 2019 में साबित हो चुका था। अब अजित पवार ने रातों रात पाला बदल दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वालों का कहना है कि शरद पवार पर लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि वो एमवीए गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ जाने पर फैसला ले, लेकिन पवार इसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद से ही पार्टी में उथल पुथल मची थी, जिसके बाद शरद पवार ने अपने रिटायरमेंट वाला दाव चल दिया। हाल की स्थिति में एनसीपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनकी इस्तीफे का विरोध किया और कहा कि एनसीपी का मतलब ही शरद पवार है, इसीलिए उन्हें अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। छगन भुजबल जैसे नेताओं ने कहा कि पार्टी को आपकी जरूरत है, इसलिए आपका यह फैसला हमें मंजूर नहीं है। इतना ही नहीं, पवार के ऐलान के बाद से ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे शरद पवार की सियासी ताकत खुलकर सबके सामने आ गई है। अब शरद पवार की सियासी चाल को कई नजरिए से देखा जा रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि शरद पवार ने पार्टी पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए ये बड़ा दांव चला है। हो सकता है कि शरद पवार पार्टी में उठ रहे विरोधी सुर को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हो। नए अध्यक्ष को लेकर पैदा विवाद और उनके इस्तीफे के विरोध के बाद वो अपना फैसला पलट सकते हैं। कहा जा रहा है कि शरद पवार ने ये इमोशनल कार्ड पार्टी को फिर से एकजुट करने के लिए खेला है। वहीं कुछ लोग का ये भी कहना है कि एनसीपी महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन से अलग हो सकती है, जिसके लिए ये पूरी कवायद हुई हो और शरद पवार किसी और के हाथों ये सब करवाना चाह रहे हो। हाल ही में शरद पवार के रोटी पलटने वाले बयान को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। गो फर्स्ट के धरातल पर आने से कई यात्री फंस गए। कुछ की तो हालत ऐसी हो गई कि उनको अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए पैसे भी जुटाने मुश्किल हो गए। सभी यात्री के मन में एक ही सवाल था कि क्या उन्हें अपना पैसा वापस मिलेगा। वहीं गो फर्स्ट की ओर से रिफंड के बारे में एक बड़ी जानकारी दी गई है। कैश की तंगी से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट के यात्री परेशान हो रहे हैं। एयरलाइन ने 3, 4 और 5 मई के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दी है। उसके पास फ्यूल भरने का भी पैसा नहीं है। एयरलाइन की वेबसाइट के अनुसार वो रोजाना 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए 200 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती है। फ्लाइट ऑपरेशन रद्द होने के बाद एयरलाइन टिकटों का पैसा भी वापस करेगी। रिफंड ओरिजिनल पेमेंट मोड के जरिए किया जाएगा, मतलब जिन लोगों के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से टिकट का पेमेंट किया है, उनके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में रिफंड दिखाई देगा। वहीं उन्होंने यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट किया है, उन्हें रिफंड सीधे उनके अकाउंट में मिलेगा। गो फर्स्ट की फ्लाइट अचानक रद्द होने से कई यात्री परेशान हुए और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना गुस्सा निकाला। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी इस मामले में नाराजगी जाहिर की। डीजीसीए ने एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। वहीं एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार हर संभव तरीके से एयरलाइन की मदद कर रही है और स्टेक होल्डर से भी बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने 2005 में एविएशन सेक्टर में एंट्री की थी। शुरुआत में महज 2 विमान पट्टे पर लिए गए थे, जो अब बढ़कर 61 विमान हो गए। इनमें 56 A320 नियो और 5 विमान A320 CEO शामिल है। शुरुआत में वाडिया ग्रुप ने गो एयर लॉन्च करके विमान उद्योग में प्रवेश किया था, जिसके बाद में गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांडेड किया गया था। पर अब इस एयरलाइंस कंपनी की हालत खस्ता हो गई है।
भारतीय एयरलाइंस सेक्टर में एक और बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। देश में तीसरी एयरलाइंस कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है। बजट एयरलाइंस गो फर्स्ट ने खुद NCLT में वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेशन दी है। इससे पहले जेट एयरवेज साल 2019 में दिवालिया हो गई थी, जबकि इससे पहले भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के नेतृत्व वाली किंगफिशर एयरलाइंस डिफॉल्ट हो चुकी है। एक और जहां ये 3 कंपनियां बर्बाद हुई, तो वहीं दूसरी ओर एविएशन सेक्टर में इंडिगो लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, जबकि 69 साल बाद फिर से टाटा ग्रुप की झोली में आई एयर इंडिया भी आगे की ओर बढ़ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी कंपनी का दिवालिया होना आखिर क्या होता है। तो बता दें कि दिवालियापन एक वित्तीय स्थिति होती है, जबकि कोई शख्स या कंपनी अपने उधार और देनदारियों को चुकाने या वापस भुगतान करने में सक्षम नहीं होती है। ऐसे समय में वह खुद को दिवालिया घोषित कर सकती है। इसके बाद दिवालिया संपत्ति या कंपनी के लिए अदालत की तरफ से नियुक्त अधिकारी उसकी बिक्री करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ऋणदाताओं के बीच बांट दिया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा पेच ये होता है कि एक बार अगर कोई कंपनी या व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है, तो उसे कर्ज देने वाली संस्था या व्यक्ति उसे बकाया चुकाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। स्टोरी रिलीज से पहले ही विवादों में आ चुकी है। फिल्म पर केरल में भी विवाद हो रहा है। द केरल स्टोरी को लेकर मचे घमासान के बीच सेंसर बोर्ड की ओर से इसे ए सर्टिफिकेट दे दिया गया है, पर इसके साथ ही फिल्म से कंट्रोवर्शियल सीन हटवा दिए गए हैं। किन सीन्स पर चली सेंसर बोर्ड की कैलची, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। द केरल स्टोरी रिलीज से पहले ही विवादों में आ चुकी है। फिल्म पर केरल में भी विवाद हो रहा है। LDF और UDF जैसी कई राजनीतिक पार्टियां फिल्म का विरोध कर रही है। द केरल स्टोरी को लेकर मचे घमासान के बीच सेंसर बोर्ड की ओर से इसे ए सर्टिफिकेट दे दिया गया है, पर इसके साथ ही फिल्म से 10 कंट्रोवर्शियल सीन हटवा दिए गए हैं। द केरल स्टोरी से केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन के वो बयान को हटा दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था 2 दशकों में केरल मुस्लिम आबादी वाला राज्य बन जाएगा, क्योंकि युवाओं को इस्लाम के लिए प्रभावित किया जा रहा है। फिल्म के डायलॉग भारतीय कम्युनिस्ट सबसे बड़े पाखंडी है में से भारतीय शब्द को भी हटाया गया है। द केरल स्टोरी को लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, फिल्म संघ परिवार के विचारों के प्रचार के लिए है। ये फिल्म बेवजह लव जिहाद के मुद्दे को उठाकर राज्य को धार्मिक जातिवाद के केंद्र के रूप में पेश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जल्द ही आपको महंगे खाने के तेल के दामों से राहत मिल सकती है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने खाने के तेल बनाने वाली कंपनियों से खाने के तेल के दामों में कटौती करने को कहा है। मंत्रालय का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दामों में कटौती के बावजूद पैक्ड खाने के दामों के तेल के दामों में उतनी कमी नहीं है। जी हाँ, अब महंगे खाने के तेल के दामों में राहत मिलेंगी, क्योंकि सरकार ने कंपनियों को दाम घटाने के लिए निर्देश दिया है। सरकार ने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट्स एसोसिएशन के सदस्यों से खाने के तेल के MRP में कटौती करने का कहा, जिससे उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। सरकार का मानना है कि मौजूदा समय में घरेलू बाजार में खाने के तेल के दाम बहुत ज्यादा है। फूड मिनिस्ट्री का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल के दामों में भारी कमी आई है, तो सरसों, ग्राउंड डंटन और सोयाबीन के प्रोडक्ट में जबरदस्त उछाल इस सीजन में देखने को मिला है। भारत पाम ऑयल का बड़ा आयात देश है। अपने खपत का 56% एडिबल ऑयल भारत आयात करता है। बीते एक साल में पाम ऑयल में मुंबई में लैंडिंग प्राइस में 44% की कमी आई है। एक साल से पहले जहां कीमत $1,791 टन था, तो घटकर अब $1,000 टन हो गया है। फ्रूट, सोया और सनफ्लावर ऑयल के दामों में भी 50 से 55% की कमी बीते एक साल में देखने को मिली है। आंकड़ों में स्पष्ट है कि खाने के तेल के दाम घटे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जितनी कमी आई है उनके मुताबिक दाम कम नहीं हुए हैं, और इसीलिए सरकार ने कंपनियों को खुदरा बाजार में दाम घटाने को कहा है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट,